नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो कंपनी एशिया में सबसे बड़ी गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनकर उभरी है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत सिर्फ 160 रुपए थी, वो आज 352 रुपए पर जाकर बंद हुई है। इस तरह इसने एक ही साल में 120% से अधिक का रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है दोस्तों। इसके साथ साथ इस कंपनी ने पिछले 2 साल की बात कर ले तो अपने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है दोस्तों। इस दौरान कंपनी की जो शेयर की कीमत है 1254% उछली है दोस्तों। जी हाँ, 1254%। अगर 20 जुलाई 2020 की बात कर ले तो इस शेयर की कीमत 26 रुपए 10 पैसे थी, जो आज 352 रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब लगभग 1250% का जो रिटर्न मिला है, उसका मतलब है 13.5 गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को सिर्फ 2 साल और 1 महीने में दोस्तों। तो ये शेयर है इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का शेयर दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट जो है, उसका इस शेयर पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। और पिछले 6 महीनों में ही इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर के पैसों को 169% से बढ़ा दिया है। अगर पिछले 3 महीने की भी बात ले ले दोस्तों, तो यहाँ पर 85% का रिटर्न देकर ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूस नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स, इसके फ्यूचर प्लान्स, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स और साथ साथ कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर जाके सेट होती है। इन सारी बातों के बारे में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1951 में। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बिजनेस में है। ये दोनों इसके प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख बिजनेस है, प्रमुख सेगमेंट है दोस्तों। इसके साथ साथ ये कंपनी देश विदेश में स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कोल, लिग्नाइट एंड आयरन और माइंस, शुगर, पावर स्टेशन और पोर्ट मैकेनाइजेशन जैसे सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा करने का काम करती है दोस्तों। कंपनी एशिया में सबसे बड़ी गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनकर उभरी भी है। ये सिर्फ भारत की नहीं दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशिया की सबसे बड़ी गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल गियर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के काम करती है। साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। 2010 में इसने स्टील मिल्स, हाई स्पीड टरबाइन, इसरो के लिए उपग्रह और डेविड ब्राउन गियर सिस्टम से संबंधित नौसेना विमान वाहक के लिए कस्टम मेड गियर बॉक्स के निर्माण में भी कदम रखा है दोस्तों। तो इसरो और इंडियन जो नौसेना है वो भी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इसके लिए यहां पर कदम रखने के लिए कंपनी ने बेंजलर रेडिकॉन ग्रुप को एक्वायर किया था 2010 में दोस्तों। इसके बाद अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर एक नजर डालें दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर 3 सेक्शन है। सबसे पहले देखेंगे पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस। इसके अंडर कंपनी भारत में मॉड्यूलर डिजाइन कंसेप्ट, केस हार्डन और ग्राउंड गियर टेक्नोलॉजी पेश करने वाली पहली कंपनी थी दोस्तों। और अगर आप देख पा रहे हो तो हेलिकल बीवल, हेलिकल गियर बॉक्स, इसके साथ साथ प्लैनेटरी गियर बॉक्स, वार्म गियर बॉक्स, विंड गियर बॉक्स, हाई स्पीड गियर बॉक्स, कपलिंग्स, मरीन गियर बॉक्स, लूज गियर्स, कस्टम बिल्ड गियर बॉक्स जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इस सेगमेंट के अंडर आते हैं दोस्तों। दूसरा सेगमेंट अगर देख ले तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। कंपनी ने स्टील, पावर, मरीन, केमिकल, उसके साथ साथ सीमेंट, कोल आदि सहित कई उद्योगों, कई बिजनेस की विविध मटेरियल हैंडलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन का विस्तार किया है दोस्तों। अगर इस सेगमेंट के अंडर अगर देखें तो RHMS रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आती है, स्पेशलाइज कन्वेयर्स आता है, फीडर्स आता है, वैगन टिपलर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स आते हैं, क्रशर्स आते हैं, केबल रीलिंग ड्रम आता है, वैगन ट्रक लोडर्स,
मैग्नेट्स, वेटर्स, डिटेक्टर्स, आइडलर्स, पुलीज, स्क्रैपर्स, इसके साथ साथ बैगिंग एंड वेइंग मशीन्स और स्टैकर्स, रिक्लेमर्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये इस सेगमेंट के अंडर आते हैं दोस्तों। और कंपनी तीसरे सेक्शन में या फिर तीसरे प्रोडक्ट सेगमेंट में भी कदम रख चुकी है जो है फाउंड्री डिवीजन। इसमें अगर देखें तो यह इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग की मशीनिंग और फाउंड्री की जरूरतों को पूरा करती है, मतलब इन हाउस जरूरतों को पूरा करती है। एल्कॉन ग्रुप के अलावा कई अन्य कंपनियों को कॉस्टिंग और मशीनिंग सर्विसेज भी इसके अंडर प्रोवाइड की जाती है। इसमें मेनली पैटर्न मोल्डिंग और हीट ट्रीटमेंट का काम जो है वो उसको लगने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, उनको उनका कारोबार किया जाता है, उनको उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है दोस्तों। अगर कंपनी के टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर ट्रांसमिशन और मटेरियल हैंडलिंग ये दो मेन सेगमेंट्स है। अगर पावर ट्रांसमिशन के अंडर अगर कंपनी की टारगेट इंडस्ट्रीज देख ले दोस्तों तो इसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री है, प्लास्टिक, पावर, विंडमिल, केमिकल इंडस्ट्री, पाम ऑयल इंडस्ट्री, मरीन, रबर, क्रेन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इस सेगमेंट के अंडर आती है। ये सारी टारगेट इंडस्ट्रीज है पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के अंडर। अगर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात कर ले तो ये यूज की जाते हैं पावर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पोर्ट्स में, स्टील इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न सेक्टर्स और कंपनियों को सप्लाई करती है और इसमें सीमेंट सेगमेंट में सबसे ज्यादा जैसे अल्ट्राटेक है, चेट्टीनाड है, एनटीपीसी है, भेल आदि, और अन्य क्षेत्र जैसे थर्मल पावर है, माइनिंग है, स्टील है, इन सारे सेक्टर्स को ये कंपनी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस तो यूएस में है, उसके साथ साथ यूरोप में भी प्रेजेंस है, जर्मनी में 2 जगह पर, उसके बाद इटली में 1 जगह पर, यूके में है, उसके बाद नॉर्थ यूरोप में भी है जहां पर फिनलैंड, नॉर्वे जैसे जगह पर है। उसके साथ साथ अगर देखें तो सऊदी अरेबिया में, यूएई में है, और थाईलैंड में है, मलेशिया में है। इन सारे जगह पर कंपनी का प्रेजेंस है, भारत में तो है ही है। उसके साथ साथ ये कंपनी ग्लोबली भी प्रेजेंट है दोस्तों। अब अगर नजर डाल ले कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियल ओवरव्यू। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 3,952 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है दोस्तों वो है 352 रुपए। अगर आप यहाँ पर देखें आज भले ही ये थोड़ा सा गिरा है 1-2 रुपए से, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंपनी का 52 वीक का हाई जो है वो 394 और 52 वीक का लो जो है वो 128 रुपए का है। अगर स्टॉक पी की बात कर ले तो पिछले कुछ दिनों में ये काफी इंप्रूव हुआ है, 25.4 इसका स्टॉक पीई है दोस्तों। इसके साथ साथ इंडस्ट्री पीई की बात कर ले तो 21.2, तो 21 वर्सेस 25 इतना कोई महंगा शेयर है नहीं, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू देख ले तो 93 रुपीज की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.28% का इसका डिविडेंड है। आरओसी की बात कर ले तो 17.4% और आरओई जो है 14.6%, ये थोड़ा सा एवरेज साइड में है। और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपए की है दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 47.4% का दिख रहा है और ईपीएस जो है वो लगभग 14 रुपए का है। अब देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर नजर डाल ले यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट Q1 FY22 वर्सेस Q1 FY23 की बात करने वाले हैं। अगर देखें तो कंपनी का स्टैंड अलोन जो सेल्स है वो 221 करोड़ रुपए से बढ़कर हो चुका है 257 करोड़ रुपए। इसमें 16.4% की वृद्धि देखी गई है। अगर कंसोलिडेटेड सेल्स की बात कर ले तो 294 करोड़ रुपए से बढ़कर 327 करोड़ रुपए हो चुका है और यहाँ पर 11.4% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। साथ ही स्टैंड अलोन इबिडा की बात कर ले तो 50 से लेकर ये हो चुका है 55, इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर कंसोलिडेटेड की बात कर ले तो 58.9 से बढ़कर 64.9, इसमें भी लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है इबिडा में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। पिछले साल जहां पर सेम तिमाही में इनका प्रॉफिट जो था वो 23.1 करोड़ रुपए का था, वो अब हो चुका है 32.9 करोड़ रुपए। इसमें 42.4% की बढ़ोतरी देखी गई है, काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। और अगर
कंसोलिडेटेड आंकड़े देखें तो 27.3 करोड़ रुपए से 42.3 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर भी लगभग 55% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंसोलिडेटेड वाले। अब नजर डालेंगे इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल्स। अगर यहाँ पर देखें तो पिछले 3 सालों का अगर ईयरली रिजल्ट हम जहाँ यहाँ पर देख ले दोस्तों, FY20, FY21 और FY22। अगर FY20 की बात कर ले तो 1088 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल रहा था, जो FY21 में 1044 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन कोरोना के बाद 1203 करोड़ रुपए रहा है पिछले एक साल में 2022 में। अगर इबिडा मार्जिन की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर भी आंकड़े काफी अच्छे हैं। इस यहाँ पर कोरोना का ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है और इबिडा मार्जिन जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2020 में FY20 में जहाँ 142 का इबिडा मार्जिन था वो हो चुका है 187 पिछले साल, और इस साल में ये हो चुका है 247 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर इबिडा मार्जिन की बात कर ले परसेंटेज में तो 13.4% से बढ़कर अब हो चुका है 20.6%। इसके साथ साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर 2020 के आंकड़े काफी अच्छे थे, लगभग 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो 2021 में कम होकर 57.6 करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन फिर से ये कंपनी अपनी रफ्तार पे लौट आई है और अब इस पिछले एक साल में इसको 140 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स। अगर आरओई की बात कर ले तो 10.50% का आरओई FY20 में, 6.39 का FY21 में और 13.58 का FY2022 में। इसके बाद ROCE 7.10%, 4.81% और 11.93% रहा है पिछले 3 सालों के लिए। यहाँ पर भी अच्छी उछाल देखी गई है पिछले 2 सालों में। और अगर डेट टू इक्विटी की बात कर ले तो 0.57 से कम होकर ये हो गया है 0.14 दोस्तों। और अब देखते हैं की रेशियो, जैसा कि हमने पीछे भी बात की, पिछले स्लाइड में भी बात की। यह है FY2022 वर्सेस Q1 FY23। यहाँ पर जो है क्वार्टरली नंबर जो है दोस्तों वो यहाँ पर एनुलाइज करके कैलकुलेशन के लिए यूज किए गए हैं। अगर आरओई की बात कर ले तो पिछले एक साल में 11 से बढ़कर 14 हो चुका है, आरओसी 14 से बढ़कर 19। इसके बाद डेट टू इक्विटी 0.13 से कम होकर 0.03। ये थे स्टैंड अलोन आंकड़े। कंसोलिडेटेड की बात कर लेते हैं, 14 से बढ़कर लगभग 16। उसके बाद आरओई जो है 14 से बढ़कर 16। उसके बाद आरओसी जो है 17 से बढ़कर लगभग 20 और डेट टू इक्विटी 0.14 से कम होकर 0.05 का आंकड़ा दिखा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर नजर डाल ले तो कंपनी का सेल्स जो है दोस्तों वो काफी निराशाजनक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं, पिछले 10 साल का जो आंकड़ा है वो -3% का एवरेज दिखा रहा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का, 5 साल का 0% का, पिछले 3 साल का -1% और पिछले 1 साल का 3%। काफी निराशाजनक आंकड़े हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो ये काफी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अगर देखें 10 साल के लिए 23% का है स्टॉक प्राइस CAGR, 5 साल के लिए 49%, 3 साल के लिए 132% और पिछले 1 साल के लिए 119% का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो 10 साल के लिए 9%, लेकिन उसके बाद काफी शानदार नंबर है यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में भी 69%, 54% और 47%, 5 साल, 3 साल और पिछले 1 साल के लिए। साथ ही आरओई की बात कर ले तो आरओई काफी एवरेज दिखा रहा है दोस्तों, 6% 10 साल के लिए, 8% 5 साल के लिए, 3 साल के लिए 11%, लास्ट 1 साल के लिए 15% का आरओई दिखा रही है ये कंपनी। अगर अब नजर डाल ले ऑर्डर बुक पर तो कंपनी के पास काफी शानदार ऑर्डर बुक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक की बात कर ले तो ऑर्डर बुक कंपनी के पास जो है पिछले साल 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। अगर FY20 की बात कर ले तो उसके दौरान कंपनी को जो ऑर्डर्स प्राप्त हुए वो इस प्रकार थे। कंपनी को भेल ISG से NTPC पेट्रोतू ट्रेजेंट को उदनगुड़ी जैसी परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 4000 TPH की कुल क्षमता वाले भारी स्टॉकयार्ड उपकरण के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए थे। और कंपनी को ईरान में स्थित मकरान चाबार स्टील प्लांट के लिए आईरिका GmbH से स्टॉक यार्ड इक्विपमेंट्स के लिए लगभग
2.5 मिलियन यूरो का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है। एनटीपीसी झज्जर परियोजना के एफजीडी पैकेज के लिए क्रशर और स्क्रीन के लिए कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से लगातार तीसरी बार संबंधित इक्विपमेंट्स के साथ वैगन ट्रिपलर के लिए कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये सारे ऑर्डर जो है वो पिछले साल कंपनी को प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है कि ऑर्डर से कंपनी को कितना ऑर्डर्स आता है, स्टील से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, शुगर से, और उसके बाद ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है दोस्तों। ऑर्डर से 41%, स्टील से 20%, शुगर से लगभग 16%, सीमेंट से 10.7, पावर से 7.5 और माइनिंग से 5% कंसोलिडेटेड परसेंट है ऑर्डर बुक का। इसके बाद नंबर डाल लेते हैं, नजर डाल लेते हैं रिवेन्यू ब्रेकअप पर। अगर जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू स्प्लिट की बात कर ले दोस्तों, तो अकेली इंडिया कंपनी के रिवेन्यू में 72% का योगदान देती है और बाकी जो कंट्रीज है वहां से 28% का रिवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर रिवेन्यू की बात कर ले तो प्रोडक्ट सेगमेंट में भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से 21% का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी और पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट से 79% का रिवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास 59.26% की शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 2.14% की होल्डिंग है और जो म्यूचुअल फंड है वहां पर 1.53%, अदर्स 36.80% और एआईएफ जो है वो 0.27% होल्ड करती है इस कंपनी के शेयर्स को। इसके बाद आरएनडी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आरएनडी का जो इनका डिपार्टमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। पिछले साल कंपनी द्वारा कुल आरएनडी लागत जो थी वो उनके टोटल रेवेन्यू की 0.25% थी। अगर पिछले साल डेवलप किए गए नए प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो उसके अंतर्गत कंपनी ने बड़ी क्षमता वाली थर्मल पावर परियोजनाओं या प्रोजेक्ट्स के लिए ट्विन टेंडम टाइप वैगन टिपलर विकसित किया। इसके साथ साथ कंपनी कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही है, जैसे रोलर प्रेस एप्लीकेशन के लिए नए प्लैनेटरी गियर बॉक्स कंपनी डेवलप कर रही है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए कूलिंग टॉवर गियर बॉक्स का भी डेवलपमेंट कंपनी के आरएनडी जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। अगर देखें तो मार्च 2023 का जो लक्ष्य कंपनी का डेट फ्री होने का, उससे काफी पहले ये कंपनी डेट फ्री होने जा रही है। ये जून 2022 तक लगभग डेट फ्री हो चुकी है। इसके बाद अगर ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान अगर देख ले कंपनी का, तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और अन्य देशों में कंपनी के विस्तार की परियोजना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो FY24 तक कंपनी 1500 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो छूने का लक्ष्य है। कंपनी का राजस्व मतलब रेवेन्यू, तो इसका रेवेन्यू जो है वो 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है इसका अगले साल तक। और 2 साल में कंपनी 100 करोड़ रुपए की कैपेक्स योजना पर भी काम कर रही है। तो अगले 2 सालों में कंपनी कैपेक्स पर लगभग 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है दोस्तों। अगर फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर देख ले तो उसके बाद अगर देख ले दोस्तों तो की हाइलाइट्स की बारी आती है। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अगर यहाँ पर बता दूं दोस्तों, तो जो की हाइलाइट्स है वो इस प्रकार रहेंगे। टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो रहा है कंपनी का 327 करोड़ रुपए रहा है पिछली तिमाही में, और पिछले साल की सेम तिमाही के मुकाबले इसमें 12% की वृद्धि। इबिडा भी हमने देख लिया, यहाँ पर भी 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वृद्धि देखी गई है। इबिडा मार्जिन लगभग 20 का हो चुका है। और उसके साथ साथ पीएटी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है वो 53.6 करोड़ रुपए। अगर देखें पिछले साल के सेम तिमाही में तो ये था 35.2 करोड़ रुपए, तो इसमें लगभग 52% की वृद्धि और नेट प्रॉफिट में लगभग 55% की वृद्धि देखी गई है। और कंपनी जो है वो नेट डेट फ्री हो चुकी है। ये इसका की हाईलाइट है दोस्तों। अगर ऑपरेशनल की हाइलाइट्स की बात कर ले तो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए A+ स्टेबल मिली है आइक्रा से। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म जो है वो A1 मिली है, जो पिछले बार A- थी, तो A1 अगेंस्ट BWR A- स्टेबल। अगर सक्सेस और कंपनी ने
रियलाइज मरीन प्रोजेक्ट जो है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिया है पिछले एक साल में। तो ये थे कंपनी के की हाइलाइट्स दोस्तों। अब देखेंगे कंपनी के की फैक्टर्स जिसके बेसिस पर कंपनी के शेयर की आगे की प्राइस डिसाइड होती है। इसकी बात अगर करें तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की स्केल कितनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एशिया की सबसे बड़ी गियर्स मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी है और इंडिया में भी लगभग 38% जो मार्केट शेयर है वो इस अकेली कंपनी का है। अगर कंपनी का स्कोप देख ले तो कंपनी कैटलॉग एंड इंजीनियर प्रोडक्ट्स में की जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें ऑलरेडी अपनी शिरकत दर्ज कर चुकी है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। अगर इसकी साइज की बात कर ले तो क्रॉस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस के लिए ये कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाती जा रही है। स्किल्स की बात कर ले तो पिछले 70 सालों से कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, उसकी वजह से काफी अच्छे स्किल इसके डेवलप हो चुके हैं। उसका फायदा इसको लॉन्ग टर्म में होता हुआ दिख रहा है। अगर सिनर्जी की बात कर ले तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जो सर्विसेज है वो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी है और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है कंपनी के पास, रोबस्ट आउटलुक बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्केल। तो ये सारे मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स है। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कंपनी पर जो लोन था, जैसे कि हमने अभी भी देखा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। उसके बाद पिछले 5 सालों का अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख ले दोस्तों तो 69%, 69% का CAGR दिखा रहा है इसके 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि अपने आप में काफी शानदार नंबर है। और कंपनी के डेटर डेज काफी कम हो चुके हैं। इसके साथ साथ कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी भी है, इम्को एलिकॉन इंडिया लिमिटेड, EEIL। ये कंपनी जो है वो भूमिगत माइनिंग मशीनरी की एक विस्तृत श्रृंखला या फिर वाइड रेंज के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है और ये भी इंडिया में लीडिंग पोजीशन पर है दोस्तों। तो इसकी सब्सिडरी जो है वो भी इंडिया में काफी लीडिंग पोजीशन पर है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। अगर देखें तो कंपनी का स्टॉक जो है वो 3.76 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू के। इसके बाद अगर पिछले 5 सालों की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख ले तो काफी खराब रही है। जैसे कि हमने आंकड़े भी देखे, कई जगह पर माइनस भी थे। तो 0.03% की सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी की। और कंपनी का ROE भी देख ले तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुकाबले नहीं है, 10.9 का है पिछले 3 सालों के लिए जो ROE का ग्रोथ रहा है दोस्तों। ये थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ और एक बड़ा निगेटिव पॉइंट्स मतलब मेरे पास है दोस्तों, जैसे कि कंपनी पर 559 करोड़ रुपए से अधिक की आकस्मिक देनदारियां है, लाइबिलिटीज है, जिनमें मुख्य रूप से कई वर्षों से जो विवादित कर, गारंटी आदि के जो मुकदमे हैं या फिर उनके रिलेटेड जो विवाद है वो शामिल है दोस्तों। तो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया है दोस्तों। अब हमने ये भी देख लिया है कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो वक्त आ चुका है दोस्तों कंपनी की टारगेट प्राइस के बारे में बात कर लेने का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स आज हमने देखे हैं। कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी हमने देखी है, कंपनी के बिजनेस को देखा है हमने। अगर कंपनी के बिजनेस को अच्छे से देखें तो ये समझ में आता है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी काम कर रही है। साथ ही कंपनी अपने कस्टमर से रिपीट ऑर्डर्स भी प्राप्त कर रही है। एक कंपनी को लगातार 3 सालों से कंपनी को उनका ऑर्डर मिलता जा रहा है, तो रिपीटेशन भी है कंपनी के जो कस्टमर्स है उनका भी। इसके साथ साथ कंपनी का ऑर्डर बुक अगर देख ले तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है दोस्तों। और कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर सजग भी है, काफी सीरियस भी है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखें तो ये शेयर एक अच्छा शेयर है और लॉन्ग रन में अच्छा साबित भी हो सकता है। बस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाने की जरूरत है। साथ ही जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है उन पर थोड़ा काम करने की जरूरत है और सेल्स को बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों।
जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों का वो काफी निराशाजनक यहाँ पर है। तो इन सारे फैक्टर्स पर अगर कंपनी काम करती है तो भविष्य के लिए ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी तो मतलब अच्छी है ही, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने के बाद भी इन सारे फैक्टर्स पर नजर रखनी होगी कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, साथ ही कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इन सारे फैक्टर्स को आपको देखते रहना पड़ेगा। अगर सारे फैक्टर्स हमारे मन मुताबिक होते हैं दोस्तों तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी तो हो ही सकती है, और ये 30 से 40% की रिटर्न तो जरूर दे सकता है दोस्तों। और शेयर की जो प्राइस है वो लगभग 450 से 500 तक की लेवल अगले 1 साल में छू सकती है, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये था दोस्तों इलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी का शेयर और उसका फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।